अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पहले इमरान खान ने हुकूमत को चैलेंज दिया कि फौरी इंतखाबात कराएं वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ देंगे, मगर अब हुकूमत इमरान खान को चैलेंज दे रही है कि सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर दें, 90 दिन में इंतखाबात करा देंगे। इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान तो कर चुके हैं और मार्च में इंतखाबात की डेडलाइन भी दे चुके हैं, मगर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जिन्होंने असेंबली तहलील करनी है वो वाज़े कर चुके हैं कि यह सेटअप मार्च तक चलेगा। और अब तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को तनबीह कर रही है कि अगर साथ रहना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। इस पूरी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अब इमरान खान को चैलेंज कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान अगर मगर छोड़ें, असेंबलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हमने पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन को लड़ने और उसकी भरपूर तैयारी का जो है वो फैसला किया है। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें, इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। हमने मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियाँ जो है वो आज से शुरू कर दी। जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होगा, लेकिन अगर असम्बली टूटती है या दोनों असम्बलियाँ KPK और पंजाब टूटती है तो इनका इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। दूसरी तरफ असेंबलियों के तहलील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने से वफाकी हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकते। अगर पंजाब असेंबली भी साथ तहलील होगी तो बात बनेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब की तरफ देख रही है और वज़ीर आला पंजाब मार्च तक असेंबली बरकरार रखने का ऐलान कर चुके हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काफ लीग ने अगर तहरीक इंसाफ के साथ रहना है तो असेंबलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखनी होती हैं। PMLQ जो है उसमें भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। PTI के अगर साथ रहना है तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी। अब एक फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है तो दूसरा फैसला परवेज़ इलाही ने करना है, क्योंकि हुकूमत इमरान खान को चैलेंज कर रही है कि असेंबली तोड़ें। साथ ही नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी भी कर रही है। नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर अयाज सादिक पहले ही अगले महीने यानी जनवरी में नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर चुके हैं। सरदार साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? जनवरी में। अच्छा, जनवरी में वार्ड ऑफ टिकट्स के लिए भी इंशाल्लाह वो बैठेंगे, वो पार्टी को फिर रीऑर्गेनाइज करेंगे। अयाज सादिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। और सब जो आपका जो पहला रिएक्शन था इमरान खान साहब ने जब असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो वो डिफेंसिव था कि नहीं होने देंगे, रोकेंगे, अदम एतमाद सारे ऑप्शंस देखेंगे। ये अचानक क्या कॉन्फिडेंस आया है? परवेज़ इलाही ने कॉन्फिडेंस दिया है और वो क्या कॉन्फिडेंस चौधरी शुजात हुसैन साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कन्वे किया गया है कि आप अब चैलेंज ही करना शुरू हो गए कि जी तहलील करें, हम इंतखाबात करा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब साहब, मुझसे आपने ये जो सवाल किया बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो नेचुरली अभी हमारी आपस में मुलाकातें नहीं हुई थी और किसी ने कहा कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाएंगे, अफवाह उड़ गई, गवर्नर्स रूल लगा रहे हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। किसी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। जब हम सर जोड़ के बैठे तो हमने कहा कि यार इससे बेहतर मौका हमारे लिए क्या है, ये असेंबलियाँ तहलील करें। अभी तो हुकूमत में हैं, उस वक्त ना इनके पास बैसाखियाँ होंगी, ना 2018 है, ना इनकी मर्ज़ी की हुकूमत होगी, केयर टेकर एक होगी जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार होकर इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो इनके लिए वो सिचुएशन नहीं होगी जो 2018 में थी। तो इसमें बैठी हुई हुकूमत छोड़ के और रिस्क जो ये लेने जा रहे हैं वो तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो हमने कहा कि हम सारा कुछ छोड़ दें, हम कंसंट्रेट करें कि हमने इलेक्शन ये तोड़ें तो हम इलेक्शन में जाएंगे। और जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया सारी सीटों का, फिर हमें वो जहाज़ भी याद आया। हमें वो पता चला कि जी जिस तरह वो सियालकोट और नारोवाल से लोग रास्ते से मॉडल टाउन आने के बजाय वो बनी गाला चले गए थे, वो सारा कुछ नक्शा जब सामने आया तो फिर हमने कहा कि नहीं वो हालात नहीं है अब। अब हमारे लिए हमें इलेक्शन में जाना ही हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे पंजाब हो, हम तैयार हैं उसके लिए। ये इलेक्शन लड़ने का कॉन्फिडेंस है क्योंकि ज़ाहिर हालिया जो इंतखाबात हुए ज़िमनी उसमें तो तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये इलेक्शन लड़ने का कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है कि परवेज़ इलाही ने असेंबलियाँ तहलील करनी नहीं हैं और वो तहलील करेंगे नहीं
तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी तहलील नहीं होंगी। इसलिए जब असेंबलियाँ तहलील होनी नहीं है तो इमरान खान ने ब्लफ खेला था, अब हम उनका ब्लफ कॉल कर लेते हैं, हम उन्हें और ज़्यादा बड़ा चैलेंज कर देते हैं। देखें, एक चीज़ तो ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जो 20 सीटों पे जहां इलेक्शन हुआ था वो मुस्लिम लीग नून की सीटें नहीं थीं, और वो ये जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसकी सीटें नहीं थीं। ये सीटें थीं पीटीआई की। पीटीआई की 5 सीटें वहाँ कम हुई, और फिर अब तो जो मोनस इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद तो कुछ शक भी होता है, वसूख से नहीं कहा जा सकता, शक भी होता है कि क्या वो जो 20 सीटों पर इलेक्शन था वो 100% फेयर था, या वो भी मोनस इलाही साहब शायद आपको बता सकें, या परवेज़ इलाही साहब के वो भी मैनेज हुआ। तो ये एक शक तो उठता है हमारे जहन में, बट हम तो ये देखते हैं कि जी हमें हर सूरत में तैयार करनी है, हम तैयार हैं, मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह, और नवाज़ शरीफ साहब लीड करेंगे कैंपेन, मरियम बीबी आएंगी, शहबाज शरीफ साहब तो एज प्राइम मिनिस्टर शायद ना कर सकें, मगर ये पूरी इंशाल्लाह कैंपेन होगी और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन होगी। ये आप नए तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शक के अंदाज में लगा रहे हैं कि जो मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि पंजाब में आप जाएं तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हों, तो आप कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें भी हो सकता है कि मैनेज हुआ हो। हालांकि उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाबात हुए आप लोगों ने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था और आपकी ज़ाहिर नज़र थी बराह रास्त, तो एक बयान को बुनियाद बनाकर आप एक अलग चीज़ इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वजूहात बताता हूँ। वो मैंने इलेक्शन मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करके और मैं इलेक्शन में अपने जो मेरे नीचे एक हलका था उसमें गया। अब जिन यूनियन काउंसिल में ना किसी पीटीआई का दफ्तर था, ना कोई कैंपेन थी, ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस था, वहाँ से भी वो जीत रहे हैं। तो वो हमें उस वक्त भी हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये किधर से वोट आया, शायद साइलेंट वोट आ गया है या आ गया होगा हमें। मगर जब ये आता है तो इंसान सोचता तो है, जब स्टेटमेंट मोनस इलाही साहब का आया कि क्या ऐसी भी कोई बात हुई। तो बहरहाल हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह, जब भी इलेक्शन हुआ इनके लिए उतनी राह हमवार नहीं होगी जो 2018 में थी। सिटिंग हुकूमत से ये एक रिस्क जो लेंगे वो हमें सूट करेगी, इनको शायद सूट ना करे। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी आपने जनवरी का कहा, तो ये जनवरी में उसी सूरत आएंगे अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करेंगे, या हर सूरत आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। देखें, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी सिक्स सेंस है, या मेरा दिल ये कहता है। ये मैं मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं कोई पेशेन गोई नहीं करता, मैं कोई शेख रशीद साहब की तरह शेख चिल्लियाँ नहीं मारता। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा दिल कहता है, मेरा जहन ये कहता है, मेरा जो छोटा सा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो तज्जिया है वो ये कहता है कि नहीं, अब वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर साहब, जब आपने हामिद मीर साहब के शो में जनवरी का कहा तो हमें लगा आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं, क्योंकि आप नून लीग के कारकुन हैं, नून लीग के सरबरा नवाज शरीफ हैं। तो 2019 से दिल ने तो पता नहीं कितनी दफ़ा कहा होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, मगर कहाँ आए वो? तो अब आप दिल की बात पर ही इतना बड़ा दावा कर गए, हमें लगा आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं। मैंने 1 फरवरी 2022 में कहा था कि मुझे लग रहा है हालात ऐसे, तब मैं ये कहता था ना कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, और वो साबित भी हो गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के हर इदारे पे कीचड़ उछाली। इमरान खान ने पाकिस्तान में $43 बिलियन का कर्जा ले लिया, और बेशुमार चीज़ें थी। वो तो एक लंबी लाइन है, मैं घड़ी पे अभी नहीं आ रहा। और ये जो डेली मेल वाला इशू था, जो वो कहते थे कि ये कोई पाकिस्तानी अदालतें नहीं है कि जिसको जाके शहबाज शरीफ ख़रीद ले, तो देखना, वो भी मुँह पे पड़ गई, घड़ी भी मुँह पे पड़ गई। वो एक और नई वीडियो आ गई है, वो पता नहीं बुखारी साहब और मुर्शिद साहब, ऑडियो है, तो ऑडियो वो भी एक आ गई है। तो ऑडियो आई है जी, वो भी सुनने में आ गई, वो कड़ियाँ भी जुड़नी शुरू हो गई। मगर सो चीज़ें, हर चीज़ एक्सपोज हो गई, साइफर एक्सपोज हो गया। अमेरिका में $25,000 दे के एक तरफ उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो नुक्ताचीनी की वो शायद दुश्मन भी ना करे उतनी, वो उन्होंने कर दी। सो उन पर कौन एतबार करेगा? उन पर वही एतबार कर सकता है कि जो
विदाउट एनालिसिस कहे कि हाँ जी मुझे इमरान की शक्ल अच्छी लगती है या मुझे उसके तकरीर करने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो न्याजी साहब के अलावा और तो कोई चीज़ बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल है ऐसी नहीं। अयाज साहिब हमारे साथ मौजूद थे। अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि अवाम भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। अब चैलेंज कर रही है नून लीग के इमरान खान साहब ने जो दावा किया था उसके मुताबिक असम्बलियाँ तहलील करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगे जाने और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात से भरपूर अपना पूरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट से हटाने के बाद तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि डेली मेल ने अपने पूरे आर्टिकल पर शहबाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि वो तो सिर्फ अपने एक इल्ज़ाम से ही पीछे हटा है। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि इस केस के तमाम सबूत अदालत में डेली मेल की जानिब से जमा हुए। शहबाज शरीफ ने इसका जवाब आज तक जमा नहीं करवाया, जिस पर इसे जुर्माना हुआ जो इसने अदा किया और अब अपना दावा वापस ले लिया। NRO 2 और नैब की जानिब से डिफिट वाले इल्ज़ाम को शामिल ना करने की हद तक तस्हीह की और सिर्फ इसी हद तक माफ़ी मांगी। अगर शहबाज शरीफ सच्चे होते तो डेली मेल के सबूतों का जवाब ज़रूर जमा करवाते। अब शहजाद अकबर ने अपनी ट्वीट में हमसे कहा कि हम अपने प्रोग्राम में उनका ये मौक़िफ़ चला दें जो हमने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चला दिया है। हमने उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत भी दी ताकि हम उनके सामने कुछ सवालात रख सकें, उनके दावे उन्हें दिखा सकें, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, वो आने को नहीं तैयार हुए। हालांकि शहजाद अकबर इसी केस के हवाले से ये कहते रहे हैं कि वो खुद लंदन जाकर अदालत में शहबाज शरीफ की करप्शन के सबूत दिखाएंगे। 2019 में ये आर्टिकल छपा था, उसके बाद 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। शहजाद अकबर साहब नहीं गए लंदन, लेकिन शहजाद अकबर ख़ुद तो अदालत नहीं गए, मगर उन पर यह इल्ज़ाम ज़रूर है कि उनकी सरबराही में काम करने वाला एसेट रिकवरी यूनिट इस केस के हवाले से डेली मेल से राब्ते में था। साथ साथ जो NCA ने बरतानिया में कार्रवाई की उसमें भी राब्ते में था। फिर NCA से जब क्लीन चिट मिली तो इमरान खान ने नाराज़ होकर शहजाद अकबर को ओहदे से हटा दिया। मगर अब शहजाद अकबर तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ ये बयानियाँ बना रहे हैं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ से सिर्फ एक इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी है, मगर उनके इस मौक़िफ़ से ये सवाल जन्म लेते हैं कि अगर डेली मेल ने सिर्फ अपने एक इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी है और बाकी तमाम इल्ज़ामात पर कायम है और अखबार के पास अपने इल्ज़ामात के हक़ में शवाहिद भी मौजूद हैं और वो ये शवाहिद अदालत में जमा भी करा चुके हैं, तो फिर क्यों डेली मेल ने अपने बाकी इल्ज़ामात पर ट्रायल में जाने के बजाय अपना पूरा आर्टिकल ही वेबसाइट से हटा दिया है? और बाकी इल्ज़ामात थे क्या? अगर सिर्फ एक इल्ज़ाम की बात थी तो फिर अपने आर्टिकल से सिर्फ मुतल्लिका पैरा भी हटाया जा सकता था। ये बात भी अहम है कि अगर डेली मेल के पास अपनी स्टोरी के हक़ में शवाहिद मौजूद थे तो अदालत में अपना दिफा पेश करने के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लगाया गया, क्यों बार बार इल्तवा लिया जाता रहा? इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह अदालती रिकॉर्ड से मज़ीद शवाहिद सामने ले आए हैं। मुर्जा अली शाह की खबर के मुताबिक डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना दिफा पेश करने के लिए 3 साल लगाए, 9 बार वक्त मांगा और आखिर में माफ़ी मांग ली, और वो भी अपनी उस स्टोरी पर जो शाया ही इस बुनियाद पर की गई थी कि अखबार और रिपोर्टर के पास तमाम सबूत पहले से मौजूद हैं। मुर्जा अली शाह के मुताबिक जुलाई 2019 में डेली मेल और मेल ऑन संडे ने जब ये आर्टिकल शाया किया था तो उसने दावा किया था कि ये आर्टिकल करप्शन के मुकम्मल सबूतों की बुनियाद पर शाया किया जा रहा है, मगर बाद में खुद डेली मेल ने अदालत में बताया कि वो शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ शवाहिद की तलाश में है, लिहाजा शवाहिद हासिल करने और अदालत में जमा कराने के लिए उसे वक्त चाहिए। मुर्जा अली शाह की खबर के मुताबिक अदालती रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि डेली मेल ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल और कोरोना की पाबंदियों की वजह से अपनी टीम के पाकिस्तान का सफर करने में नाकामी का हवाला देकर अदालत में अपना दिफा पेश करने के लिए 1 साल की ताखीर की, मगर ये वही वक्त था जब अदालतें और अफसरान ऑनलाइन ज़राए से काम कर रहे थे और एसिड रिकवरी यूनिट के जरिए पाकिस्तान से मटेरियल हासिल करने में कोई मसला पेश नहीं आ रहा था, क्योंकि एसिड रिकवरी यूनिट की सरबराही शहजाद अकबर कर रहे थे और एसिड रिकवरी यूनिट ही डेली मेल में शाया होने वाली असल आर्टिकल के पीछे था। मुर्जा अली शाह के मुताबिक शहबाज शरीफ को फरवरी 2021 में उस वक्त इब्तिदाई कामयाबी मिली थी जब जज निकलिन ने करार दिया था कि डेली मेल में शाया होने वाले डेविड रोज के आर्टिकल में शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान यूसुफ से मुतालिक इंतहाई दर्जे के तौहीन आमेज माने पाए गए हैं। खबर में मजीद लिखा है कि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक डेली मेल ने अपने आर्टिकल पर अदालत में अपना दिफा जमा कराने के लिए तकरीबन 3 साल लगाए और फिर रवां साल फरवरी में डेली मेल ने यह वाजे किया कि वो डिफिट से मुतालिक इल्जामात का दिफा नहीं करना चाहता, और अब तो इस हवाले से डेली मेल ने माफ़ी भी मांग दी है और अपना पूरा आर्टिकल भी डिलीट कर दिया है। जबकि अहम बात यह है कि ये डेली मेल की तकरीबन 3 साल पुरानी उस पोजीशन के बिल्कुल बरक्स है जो उसने जुलाई 2019 में आर्टिकल शाया होने के बाद से इख्तियार की हुई थी। मुर्जा अली शाह ने अपनी खबर में डेली मेल की तरफ से अपना दिफा जमा कराने के लिए 9 इल्तवा हासिल करने की टाइमलाइन भी दी है, जिसके मुताबिक अदालत ने 12 मई 2021 को डेली मेल को अपना दिफा जमा कराने के लिए मजीद वक्त दिया। फिर 14 जुलाई 2021 को डेली मेल को दोबारा वक्त दिया गया, मगर फिर डेली मेल ने अपना दिफा जमा नहीं कराया तो उसी जज ने 2 अगस्त 2021 को डेली मेल को मजीद वक्त दे दिया, मगर डेली मेल अपना दिफा जमा कराने में फिर नाकाम हुआ और अदालत ने 21 सितंबर 2021 को डेली मेल को मजीद वक्त दे दिया। फिर 5 अक्टूबर 2021 को अदालत ने मजीद वक्त दे दिया। इसके बाद 25 नवंबर 2021 को डेली मेल ने मजीद वक्त हासिल कर लिया। अदालत ने 2 फरवरी 2022 को डेली मेल को अपना दिफा जमा कराने के लिए इजाफी वक्त देने से मुतालिक दोबारा ऑर्डर जारी किया। डेली मेल को अपना दिफा पेश करने के लिए 22 फरवरी 2022 को दोबारा अदालती हुक्मनामा जारी हुआ और आखिर में
8 मार्च 2022 को डेली मेल को अपना दिफा जमा करने के लिए मजीद वक्त दिया गया और फिर आखिरकार 15 मार्च 2022 को डेली मेल ने अपना दिफा अदालत में जमा करा दिया। मुर्जाली शाह के मुताबिक रवा साल मार्च के बाद से शहबाज शरीफ की कानूनी टीम और डेली मेल ने सेटलमेंट के लिए बातचीत शुरू कर दी थी और शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को वाज़ेह नजर आ रहा था कि डेली मेल शहबाज शरीफ से माफी मांग लेगा और शहबाज शरीफ की शराइत पर अपना आर्टिकल वेबसाइट से भी हटा देगा। मुर्जाली शाह के मुताबिक 9 नवंबर की समाअत से 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने फुल कोर्ट ट्रायल के हक में दायर की गई अपनी स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त वापस ले ली, जबकि रूल्स के मुताबिक अदालत को यह नहीं बताया गया कि शहबाज शरीफ की कानूनी टीम और डेली मेल की कानूनी टीम के दरमियान कई महीनों से बातचीत चल रही है और डेली मेल शहबाज शरीफ को माफी की पेशकश कर रहा है। शहबाज शरीफ को उनकी कानूनी टीम ने मशवरा दिया था कि अब कोई मजीद दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद डेली मेल माफी मांगने के लिए रजामंद हो गया है और अपना हतक आमेज और गलत आर्टिकल हटाने के लिए भी तैयार है। और फिर आखिरकार इसी हफ्ते डेली मेल, पब्लिशर्स और शहबाज शरीफ की कानूनी टीम ने सेटलमेंट के माहदे पर दस्तखत कर लिए, जिसके बाद डेली मेल ने अपना आर्टिकल हटा दिया और शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। इस बारे से बात करेंगे कि क्या बरतानिया में कानून क्या कहता है। इस हवाले से हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने पूरी टाइमलाइन देखी है, क्या ऐसे केसेस में होता है कि एक अखबार या कोई भी टीवी चैनल कोई भी बात नशर करे और ये दावा करे कि उसके पास सबूत हैं, उसके बावजूद माफ़ी भी मांग ले और अपनी पूरी की पूरी खबर वेबसाइट से भी हटा दे? देखिए, जहाँ पे कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होती अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, तो उसमें नॉर्मली अखबार ये करते हैं कि उसमें विड्रॉ कर लेते हैं अपना केस, या उसमें वो ये कहते हैं कि इसमें एक एग्रीमेंट की तरफ आ जाते हैं जिसमें अपॉलॉजी एक पब्लिश कर ली जाती है, जिस तरह इस पूरे केस में हुआ। अब इसमें अगर देखें तो इसके जो इवेंट्स हैं उसमें जो 5 फरवरी 2021 की हियरिंग बहुत अहम है, जिसमें चेस 1 पे उन्होंने कहा, जज जो उस वक्त थे मैथ्यू निकलन, उन्होंने कहा कि चेस 1 पे आप इस केस को मैं सुनूंगा, कॉन्टेस्ट करूंगा, और जो हाईएस्ट लेवल का डेफेमेशन में होता है चेस। तो उसके बाद ऑब्वियसली केस कमजोर हो गया था डेली मेल का, और मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पहले आप ही के प्रोग्राम में हमने कहा था कि ये केस डेली मेल को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त भी जब जज के रिमार्क्स थे, उसके बाद जो डेली मेल के वकील थे उस वक्त के, जो एंड्रयू कैटलॉग, उन्होंने ये कहा था, उस कोर्ट में ये कहा था कि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इस पॉइंट पे प्रूव करने के लिए, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को कहूंगा कि अगर वो इसमें किसी एग्रीमेंट पे जाना चाहते हैं, बिकॉज इसमें ये होता है कि अगर इस किस्म का कोई एक्ट हो, जिस तरह इसमें गिल्टी करार दिया डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब को, तो डेली मेल के जुम्मे था कि इस पॉइंट को प्रूव करते कि वो गिल्टी हैं। DFID के जो पैसा है उसके हवाले से उन्होंने कोई गबन किया, और उसके लिए एक सब्सटेंशियल एविडेंस उन्होंने कोर्ट में जमा करवानी थी। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टीम के पास कोई ऐसी एविडेंस थी जिसकी बेस पे वो अपना केस लड़ सकते, और इसी वजह से अब वो इस स्टेज पे आए हैं कि उन्होंने इसको विड्रॉ किया, अपने इल्जामात को विड्रॉ किया, पूरा आर्टिकल विड्रॉ किया। बाकी इसमें एक और अहम चीज है जो मैं इस वक्त न्यूज में देख रहा हूँ, जिस तरह आपने शहजाद अकबर साहब की बात की है, बाकी लोगों की बात की, कि वो ये कह रहे हैं कि एक खास हद तक अपॉलॉजी उन्होंने सबमिट की है, प्रॉपर अपॉलॉजी पब्लिश नहीं की गई। देखें, अगर कोई खास हद तक होती तो डेली मेल उस हिस्से को हदफ कर देता अपने आर्टिकल में से, बाकी आर्टिकल पूरा रिमूव ना करता। उसमें पूरा आर्टिकल रिमूव किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हम अपने केस को कंटेस्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने प्रॉपर अपॉलॉजी दी है और पूरा केस विड्रॉ हुआ है इस बेस पे। तो ये जो बातें पाकिस्तान में मीडिया की तरफ से एक एंगल दिया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है, ये एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और क्या ऐसी मिसालें आपने देखी हैं कि एक क्लेम हो किसी के ऊपर, जो डिफेंडेंट है उसके पास सबूत भी हो और वो फिर भी माफी मांग ले और अपना पूरा का पूरा आर्टिकल डिलीट कर दे? ये होता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेफेमेशन के केस में बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। अभी तक अगर डेली मेल ने केस कॉन्टेस्ट किया है तो मेरा ख्याल है $1 मिलियन 1.5 मिलियन की इनको कॉस्ट पड़ी होगी, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अगर डेली मेल के पास सब्सटेंशियल एविडेंस होती तो वो कोर्ट में इसको फाइट करते, वो इसको जीतते। वो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को उनकी सारी कॉस्ट और सारी पेमेंट वापस करना पड़ती। तो कोई भी इतना रिस्क नहीं लेता या इस तरह नहीं करता कि अगर आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस हो और आप अपने केस को विड्रॉ कर लें या आप सुलह कर लें या आप एग्रीमेंट की तरफ जाएं। मेरा ये ख्याल है कि डेली मेल के वकला के पास या डेली मेल के पास इटसेल्फ कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं थी, इतने सबूत नहीं थे कि जिसकी बेस पे केस आगे लड़ सकते, और इसी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसी स्टेज पे इसको वापस ले लिया जाए, इससे पहले कि ट्रायल पे जाएं। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि इनके जो लॉयर थे एंड्रयू, उन्होंने पहले ही एडवाइस किया था कि जी आप इसको वापस ले लें, क्योंकि सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है इस हवाले से। अगर ये कोर्ट
में जाते भी तो लूज करते। ये मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि मैं इस केस को फॉलो करता रहा हूँ मुकम्मल तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से सबूत जमा नहीं कर पाए थे। हालांकि डेली मेल ने पाकिस्तान का ट्रैवल भी किया था, उनके जो एसोसिएटेड प्रेस है उनके लोग पाकिस्तान में स्पेशल 2021 में ट्रैवल करके गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी एविडेंस जमा कर पाए थे पाकिस्तान में जिसकी बेस पे यहाँ कोर्ट में अपने केस को प्रोसीड कर सकते। बहुत शुक्रिया। बरतानिया से आपने कानूनी राय सुनी। बैरिस्टर राशिद असलम हमारे साथ मौजूद थे। और अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ इन हक़ाइक़ को भी तोड़ मरोड़ कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश में लग गई है और अपना रिवायती प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ की यही रिवायत रही है कि झूठ बोलो और इतनी शिद्दत से बोलो कि सच लगने लगे। और अब तहरीक इंसाफ ने ताज़ा तरीन इल्ज़ाम यह लगाया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार डेली मेल की माफ़ी की खबर रोज़नामा जंग के पाकिस्तानी एडिशन में तो शाया हुई, लेकिन लंदन एडिशन में नहीं छापी गई। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने यह जाली बयानिया बनाया और फवाद चौधरी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इसे रीट्वीट करते चले गए और सोशल मीडिया पर एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। फवाद चौधरी समेत किसी ने भी खबर पर क्लिक करने की जहमत नहीं की और किसी ने नहीं देखा कि जंग लंदन की शह सुर्खी क्या कह रही है। हालांकि हेडलाइन और तफसीली खबर सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर थी। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पहली बार ऐसी गलत बयानी नहीं की है। इससे पहले हमारे प्रोग्राम पर भी यही इल्ज़ाम लगाया जा चुका है कि हमने उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू बरतानिया में नहीं दिखाया और अपना ये प्रोग्राम यूट्यूब से भी डिलीट कर दिया है और हमने अगले ही दिन तहरीक इंसाफ का ये झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया था। ये झूठ बोला गया कि जियो इंतज़ामिया ने उमर फारूक ज़हूर के साथ हमारा इंटरव्यू यूट्यूब से डिलीट कर दिया है और तोशाखाना से मुतालिक हमारे प्रोग्राम्स और ख़बरें बरतानिया में सेंसर किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने आज सुबह ट्वीट किया कि जियो ग्रुप ने तोशाखाना केस से मुतालिक अपने प्रोग्राम और ख़बरें लंदन में खुद ही सेंसर कर रखी हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से डील करना होगा। चलें शुरू पाकिस्तान से करते हैं। जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब का ये झूठ आज पूरा दिन उनका पीछा करता रहा, क्योंकि जियो न्यूज़ ने बरतानिया में कोई भी खबर या प्रोग्राम सेंसर नहीं किया था और ना ही अपना कोई प्रोग्राम यूट्यूब से डिलीट किया था। इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पर हमारे कल और परसों के प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो अब भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और कोई भी आसानी से चाहे पाकिस्तान में, चाहे बरतानिया में, चाहे अमेरिका में या किसी और मुल्क में ये प्रोग्राम खोलकर इस वक्त भी देख सकता है। और रही बात बरतानिया में हमारे प्रोग्राम सेंसर करने की, तो हमारे पिछले दोनों प्रोग्राम्स बरतानिया में दिखाए गए हैं और इस वक्त ये प्रोग्राम भी इस वक्त बरतानिया में दिखाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब चाहें तो बरतानिया में अपने किसी भी जानने वाले से अभी इस वक्त रब्ता करके इसकी तस्दीक करा सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी तस्हीह भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, हम नहीं भाग रहे हैं बल्कि आप भाग रहे हैं। अवल में यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानबूझकर गलत बयानी करते हैं, तहकीक से दूर भागते हैं और फिर सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और अपने लाखों चाहने वालों को भी शर्मिंदा करते हैं। कम से कम उन्हीं का ख्याल करें जो आप पर भरोसा करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई पॉलिसियां तश्कील दी जा रही हैं और अमेरिका की सरबराही में जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का नक्शा खींचा गया था उसमें भी अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और इस तब्दीली में चीन का सबसे अहम किरदार है जो अमेरिका के देरीना इत्तेहादियों को भी अपने कैंप में शामिल करता जा रहा है। अमेरिकी इंतजामिया के सबसे बड़े हरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग तकरीबन 7 साल बाद खलीजी ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब पहुंचे और आज उनका यह दौरा इख्तिताम पजीर हुआ, मगर माहिरीन का दावा है कि इस दौरे के दूररस असरात कई दिनों तक कायम रहेंगे। चीनी सदर का दौरा इस कदर अहमियत का हामिल था कि इस दौरे को वाशिंगटन में भी करीब से देखा गया, क्योंकि यह दौरा न सिर्फ सऊदी अरब और चीन के बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है बल्कि इस मंजरनामे को सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के हिसार से निकलने के इकदाम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका इस वक्त चीन के असर को महदूद करने में अपनी तवानाइयां सर्फ कर रहा है तो वहीं उसके देरीना इत्तेहादी और कुछ वक्त से नाराज मुल्क सऊदी अरब ने खलीजी ममालिक के सरबराही इजलास में चीन के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिनमें 40 से ज़ायद मुआहदे शामिल हैं और ये मुआहदे दोनों हुकूमतों और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हुए हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि चीनी टेक जाइंट हुआवे लिमिटेड से भी सऊदी अरब ने डील कर ली है, इस हकीकत के बावजूद कि अमेरिका इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर जासूसी के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर चुका है और इसके फैलाव को महदूद करना चाहता है। बहरहाल अंदाजे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। साथ ही दोनों ममालिक ने किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करने पर जोर दिया है और यह अदम मुदाखलत का पैगाम बज़ाहिर
अमेरिका के लिए था, जिसे चीन बार बार खबरदार कर चुका है कि वो इंसानी हुकूक के नाम पर उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। सऊदी अरब और चीन ने इस हवाले से एक तफसीली मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि वो एक दूसरे के बुनियादी मफादात की हिमायत करेंगे, एक दूसरे की सालमियत को बरकरार रखने की हिमायत करेंगे और ऐसे मुश्तरका इकदाम लेंगे जिससे अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल का दिफा किया जा सके। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब ने वन चाइना पॉलिसी के उसूल की पैरवी के अज़म को दोहराया है और चीन ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के इकदाम की हिमायत की है और इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के किसी भी इकदाम की मुखालफत की है और ऐसे हमलों को मुस्तरद किया है जो शहरियों और सऊदी मफादात को टारगेट करें। जबकि चीन दुनिया की तेल की मार्केट में बैलेंस और इस्तेहकाम की हिमायत करने के सऊदी अरब के किरदार को सराहता है और दोनों ममालिक ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में मुश्तरका ताउन की अहमियत पर जोर दिया है और उन सऊदी कंपनियों को खुशामदीद कहा है जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए सरमायाकारी कर रही हैं। इसके अलावा 4000 अल्फाज पर मबनी मुश्तरका एलामिया में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, यमन के बहरान और रूस और यूक्रेन तनाज़े पर भी बात की गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई जो अमरीकी पॉलिसियों की तौसीक करती हो। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुताल्लिक हर 2 साल बाद एक समिट रखने पर भी रजामंदी का इज़हार किया है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। साथ ही चीनी सदर ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को चीन का दौरा करने की दावत भी दे दी है। अब जहाँ सऊदी अरब और चीन के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से तबसरे हो रहे हैं तो वहीं चीनी सदर का शाहाना इस्तकबाल भी इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अमरीकी मीडिया पर इसके हवाले से बात हो रही है और इनके दौरे का अमरीकी सदर जो बाइडेन के सऊदी अरब के हालिया दौरे से मवाजना किया जा रहा है और ये तबसरे हो रहे हैं कि सऊदी अरब ने चीन के सदर का ज़्यादा शाहाना इस्तकबाल किया है। 2 दिन पहले जब चीनी सदर का तैयारा सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, 6 सऊदी तैयारों ने चीनी सदर के तैयारे को हिसार में लेकर प्रोटोकॉल फराहम किया, जिसके बाद चीनी सदर का शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद के गवर्नर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया और कल बराह रास्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमामा पैलेस यानी सऊदी शाह की सरकारी रिहाइशगाह पर उनका इस्तकबाल किया, उनसे हाथ मिलाया और दोनों लीडरान ने मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर भी बनवाई और ये वो मंजर था जो जुलाई में अमरीकी सदर जो बाइडेन के दौरे के मौके पर नजर नहीं आ रहा था और ना ही उनका ऐसा शाहाना इस्तकबाल किया गया था, ना ही उस वक्त दोनों लीडरान ने हाथ मिलाया था और ना ही सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कटौती ना करने के अमरीकी मुतालबे को तस्लीम किया था। और इस पूरे मामले पर अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को खबरदार किया था कि ऐसा ना करने पर उसे नताइज भुगतने पड़ेंगे, मगर सऊदी अरब ने फिर भी बात नहीं मानी और ओपेक प्लस इजलास में तेल की पैदावार में कटौती का फैसला बरकरार रखा गया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडेन के कशीदा ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ गई थी। जबकि दूसरी तरफ चीन अपने सदर के इस दौरे को अपने क़याम के बाद अरब दुनिया के साथ सबसे बड़ी सिफारती सरगर्मी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि चीनी सदर ने न सिर्फ सऊदी अरब से बल्कि दीगर अहम अरब लीडरान से भी मुलाकातें की हैं, जिनमें कतर और बहरीन जैसे अरब ममालिक के सरबराहान शामिल थे। साथ ही अरब ममालिक के लीडरान ने अपना मौक़िफ़ इस समिट के दौरान चीनी सदर और सऊदी वली अहद के सामने रखा, जबकि चीनी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर अरब लीडरान से खिताब भी किया। मगर ये मामला सिर्फ अरब ममालिक और चीन के दरमियान नहीं है, इसमें अमरीका और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात भी दाव पर लगे हैं। अमरीका की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब को कहा जाता रहा है कि वो चीन के तिजारती ताल्लुकात के झांसे में ना आए, मगर इस वक्त सऊदी अरब ना सिर्फ चीन के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है बल्कि सिक्योरिटी से मुतालिक भी चीन के साथ अहम मुआहदों में मसरूफ़ है और इस पेशरफ्त को सऊदी वली अहद की सिफारती जीत के तौर पर भी मगरिब में देखा जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर उन्हें मगरबी दुनिया से सख्त दबाव का सामना था। दुनिया में उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई थी, मगर आज वो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क और दुनिया की अहम मुआशी ताकत की मेज़बानी करने वाले सबसे कम उम्र अरब लीडर साबित हुए हैं। मगर ये पेशरफ्त सिर्फ सऊदी अरब के लिए आम नहीं है बल्कि चीन के लिए भी उतनी ही अहम है, क्योंकि चीन के लिए यह दौरा अमेरिका के एक अहम इत्तेहादी को उसके नए वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबे में साथ मिलाने का एक बेहतरीन मौका है। सिर्फ यही नहीं, चीन इस वक्त सऊदी अरब से दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, मगर वो इसमें मज़ीद इजाफा चाहता है और सऊदी अरब की तेल की बरामदात उसकी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ हैं। माजी में सऊदी अरब एक एंटी कम्युनिस्ट मुल्क था और चीन उसके लिए नाकाबिल कबूल था और उसने अपना सारा वजन अमेरिका के पलड़े में डाल दिया था और उस वक्त अमेरिका सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी था। मगर आज अमेरिका की सऊदी अरब से तेल की खरीदारी बहुत कम हो चुकी है और चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब की चीन के साथ एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, जो कि सऊदी अरब के मजबूरी बरामदात के 18 से 19% हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे सऊदी अरब के चीन के साथ तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही चीन और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात भी मजबूत होते जा रहे हैं और इसी तरह अमरीका के साथ सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। 2016 में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए तो सऊदी अरब अमरीका के इस फैसले पर खुश नहीं था, मगर अमरीका ने
अपने अरब इत्तेहादियों को इस मामले पर साइडलाइन करके रखा और इसी दौरान ही अमेरिका में सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक के आमराना निज़ाम नाक़िस इंसानी हुकूक की कारकर्दगी से मुतालिक भी आवाज़ें उठती रहीं और फिर अमेरिका ने अरब ममालिक में अपने फौजियों की तादाद में भी कमी कर दी और इसी दौरान ही अरब ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब ने ऐसे ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया जिसके तहत वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ के बगैर अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। इस दौरान अरब ममालिक और अमेरिका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे, मगर ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका फिर एक दूसरे के करीब आ गए। जमाल खशोगी के कत्ल के बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत करते रहे और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील मंसूख करने की ट्रंप की पॉलिसी सऊदी अरब के लिए एक अहम और मजबूत पेशरफ थी। मगर जब 2019 में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अहम मकामात पर रॉकेट हमले किए तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयानात दिए गए जिसने अरब ममालिक को यह पैगाम दिया कि अब वो मजीद अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते। इसलिए अब अमेरिका के खदशात के बावजूद सऊदी अरब उसके दो सबसे बड़े हरीफ ममालिक रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करता जा रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता साल चीन और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफा तिजारत हुई है वो 87 अरब डॉलर्स की थी, जो 2020 के मुकाबले में 20% ज़्यादा थी और इस तिजारत में जो सबसे कलीदी किरदार था वो सऊदी अरब के तेल का था। सिर्फ 2021 में चीन ने सऊदी अरब से तकरीबन 44 अरब डॉलर्स का तेल खरीदा जो सऊदी अरब के साथ उसकी दरामदात का 77% है और यह सऊदी अरब की तेल की मजमूई बरामदात का 25% से ज़ायद था। इस वक्त चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है उसका ज़्यादातर इन्हिसार दरामद किए गए तेल और गैस पर है और जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा पैदा हुआ और रूस पर पाबंदियाँ लगी तो चीन ने रूसी तेल की कीमतें गिरने का फ़ायदा उठाते हुए उससे बड़ी मिकदार में तेल खरीदा और मई से लेकर जुलाई तक रूस चीन का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। मगर अगस्त में एक बार फिर सऊदी अरब ने यह पोजीशन हासिल कर ली और वो चीन के लिए तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया क्योंकि चीन तेल के लिए सिर्फ रूस पर इन्हिसार नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि उसके पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हों और सऊदी अरब भी चाहता है कि चीन उसका सबसे बड़ा तेल का खरीदार रहे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब चीन को सिर्फ एक दिन में 16 लाख बैरल्स से ज़्यादा तेल फरोख्त करता है जो एक दिन में 130 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बनती है और इस दो तरफा फ़ायदे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए चीन और सऊदी अरब के दरमियान ये बातचीत हो रही थी कि सऊदी अरब तेल की कुछ फ़रोख्त अमरीकी डॉलर्स के बजाय चीनी करेंसी में करे जिससे चीनी करेंसी को आलमी हैसियत हासिल हो सकती है। मगर ये इकदाम अमरीका को बरहम कर सकता है क्योंकि सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मुआहदा है कि वो अपना तेल अमरीकी डॉलर्स में ही फ़रोख्त करे और अपने कुछ ज़खायर अमरीकी ख़जाने में भी रखे और बदले में अमरीका सऊदी अरब को सिक्योरिटी गारंटी देगा। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब पहले से ही चीन को उसकी करेंसी में तेल फ़रोख्त कर रहा है मगर अवामी सतह पर ये दोनों ममालिक ये बात सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के लिए हसास मामला है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके पास अपनी दो तरफा तिजारत एक ऐसे मुल्क की करेंसी में करने की कोई अब वजह नहीं है जो ना ही चीन का दोस्त है और ना ही अब सऊदी अरब का दोस्त है। जबकि चीनी सदर के दौरा सऊदी अरब पर अमेरिका ने यह रद्दअमल दिया है कि उन्हें इस हवाले से हैरानी नहीं है और उसे चीन के उस असर का इल्म है जिसे वो पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत की बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद मईशत के हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं और महज 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर एक पैनिक की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। कल सऊदी वज़ीर ख़जाना का बयान सामने आया कि पाकिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स के इजाफी पैकेज की दरख्वास्त की है जिसमें 3 अरब डॉलर्स के कैश डिपॉजिट और 1.2 अरब डॉलर्स की डेफर्ड पेमेंट पर तेल की सहूलत शामिल है। और वजारत ख़जाना के एक ऑफिशियल का कहना है कि यह दरख्वास्त 2 हफ्ते पहले की गई थी और अब यह डील हतमी मरहले में है। पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स का पैकेज लिया हुआ है और मजीद 4.2 अरब डॉलर्स मिलने से पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने वाला टोटल पैकेज 8.4 अरब डॉलर्स हो जाएगा। इसके अलावा खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम IMF की किस्त के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं ताकि क्रिसमस के बाद 10 जनवरी की IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की किस्त का मामला तय हो सके। मगर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं क्योंकि सैलाबों के बाद GDP ग्रोथ का टारगेट 5% से कम होकर 2% रह गया है और महंगाई काबू में ना आने की वजह से टारगेट से ऊपर यानी 23% रहेगी। इसलिए IMF की डिमांड है कि मुआशी टारगेट्स को नए हकाइक के हिसाब से बदला जाए और इकदाम किए जाएँ और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के लिए मजीद टैक्स लगाया जाए। इस वक्त दरामदात पर सख्तियों की वजह से अहम अशिया की भी LCs नहीं खुल पा रही हैं और पावर सेक्टर, खुराक, एक्सपोर्ट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनी सभी शिकायत कर रही हैं और मुतासिर हो रहे हैं। कंपनीज अपना मुनाफा मुल्क से बाहर नहीं ले जा पा रही हैं। आवाम को 240 रुपये पर भी डॉलर ओपन मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इंटरबैंक का 224 रुपये और ओपन मार्केट का 232 रुपये का रेट मसनूई साबित हो रहा है। और अब खबर के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने बैरूनी एयरलाइंस के पैसे भी बाहर जाने से रोके हुए हैं और ये रकम 22.5 करोड़ डॉलर्स बनती है। IMF की जानिब से किस्त के अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और माहिरीन मईशत के मुताबिक मुल्क की मईशत को इस खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए IMF की किस्त
इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर का मतलब है कि पाकिस्तान के पास मार्च तक की बैरूनी कर्ज की अदायगी के 8.4 अरब डॉलर्स भी नहीं हैं। शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस माली साल की पहली तिमाही में टारगेट के मुताबिक इमदाद मिलने के बजाय पाकिस्तान ने कर्जों की अदायगियाँ ही की हैं, जिसमें चीन के कमर्शियल बैंक को 1.2 अरब डॉलर्स की अदायगी भी शामिल है, मगर उम्मीद है कि इस माह यह कर्ज वापस रीफाइनेंस हो जाएगा। जबकि खलीक कियानी की खबर के मुताबिक वजीर खजाना इसाक डार ने IMF से किस्त के लिए अमेरिका, चीन और बरतानिया के सफीरों से बैक टू बैक मुलाकातें की हैं। अमेरिका का IMF वोटिंग राइट्स में हिस्सा 16.5% है, जबकि चीन का 6% हिस्सा और बरतानिया का 4% है। और वजीर खजाना ने इन ममालिक को पाकिस्तान की मईशत को लाहक खतरात और IMF के स्टाफ के साथ डायलॉग में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया है। जापान, जर्मनी और फ्रांस का IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बिल तरतीब 6.14, 5.31 और 4.03 का वोटिंग इख्तियार है। और दूसरी तरफ ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर -4% पर चला गया है, जबकि मार्च अप्रैल में यह स्कोर 17% था। सर्विसेज, रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग तमाम सेक्टर्स में ही बिजनेस कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पूरी सूरत हाल में क्या कोई उम्मीद है? साफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। कोशिशें वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के सफ़ीर से मिल रहे हैं कि IMF को किसी तरह किस्त मिल जाए, सऊदी अरब से भी इमदाद मांगी गई है। क्या कोई उम्मीद है वज़ारत ख़जाना को, या इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे जितने भी IMF के बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके एम्बेसडर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले 2 से 3 दिनों में मुसलसल मुलाकातें की हैं। लेकिन जो IMF के साथ जहाँ पे मामला रुका हुआ है वो ये है कि सर रिवाइज्ड मैक्रो इकनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क पे एक ब्रॉडर एग्रीमेंट होगा, तो उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स या कंडीशनैलिटीज़ हैं या जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हैं उसके बारे में बातचीत हो सकेगी। तो वहाँ पे मामला रुका हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी तक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन वो जल्द कब होगा इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक चीज़ें जो है वो लिम्बो का शिकार हैं। दोस्त ममालिक से इमदाद का भी मामला है, आपकी भी आज खबर है कि पैनिक की एक सूरत हाल है। वज़ीर आज़म हाउस से भी खबर है कि जी वो भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि रिजर्व सिर्फ 6.7 अरब डॉलर्स के रह गए। देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है और बिल्कुल ये कंसर्न है। एक पैनिक की सूरत हाल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी पैनिक है और कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से जो है वो एक पैकेज जो है वो उसको हासिल करें। चीन के साथ भी उनकी बातचीत जारी है, लेकिन वो रोल ओवर्स के बारे में है और जो रीफाइनेंसिंग है वो है। तो अब देखना ये है कि एक्सपेक्टेशंस तो हैं, चूँकि अगर इस टाइम IMF के साथ भी हमारा एग्रीमेंट जल्दी नहीं होता, ब्रॉडर एग्रीमेंट, तो आपको पता है कि अभी क्रिसमस हॉलीडेज़ और न्यू ईयर हॉलीडेज़ जो है वो शुरू हो जाएंगी, तो फिर डेफिनेटली बात जो है वो चली जाएगी जनवरी के अंदर। तो उस टाइम तक पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस की डेफिनेटली ज़रूरत है और कोशिश ये है कि किसी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जो है वहाँ से 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का एक इमीडिएट इंजेक्शन जो है वो डॉलर्स का वो हासिल किया जाए, ताकि इस अरसे के बाद IMF के साथ जो है वो मामलात को फाइनल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टीरियन वाइट को जाहिर ना करने पर नाअहली की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर आज अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इमरान खान और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते बाद के प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर अपने तहरीरी फैसले में लिखा, पटिशनर के मुताबिक इमरान खान ने आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त गलत मालूमात दी। पटिशनर के मुताबिक इमरान खान ने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया, 1 की मालूमात छुपाई। पटिशनर ने दस्तावेजात से साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल इमरान खान के 3 बच्चे हैं। अदालत ने पटिशनर के वकील से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किए। पूछा गया कि आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट समाअत कर सकती है या इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। पटिशनर के वकील ने अदालती नज़ीर पेश करते हुए कहा कि अदालत ये मामला देख सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हकाइक पर मबनी मामले पर अदालत का दायरा इख्तियार है कि वो इसका जायजा ले, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि फरीकैन के वकला आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत की मामनत करें। इससे पहले दरख्वास्त गुजार ने अदालत में इमरान खान के कागजात नामजदगी, उनके बच्चों की तफसीलात और दीगर रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करवाया था, जिसमें इमरान खान की अपनी बेटी की वल्दियत तस्लीम करने और उनकी गार्डियनशिप बेटी की खाला को देने के दस्तावेजात भी शामिल थी।
दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद ने रवां साल अगस्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से दस्तावेज़ात जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने 2018 में मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनमें इमरान खान ने जानबूझकर और दानिस्ता तौर पर अपनी बेटी टीरियन वाइट को अपने बयान हल्फी और कागजात नामजदगी के मुतल्लिका कॉलम्स में डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 62 के तहत ईमानदार और अच्छे किरदार के मालिक नहीं रहते। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान ने ना ही कागजात नामजदगी में ना ही उससे मुंसलिक बयान हल्फी में डिक्लेयर किया कि टीरियन वाइट उनकी बेटी हैं जो 15 जून 1992 को पैदा हुई, जबकि इमरान खान की टीरियन वाइट की वल्दियत 30 जुलाई 1997 के कैलिफोर्निया की आला अदालत के फैसले में भी साबित हो चुकी है। और इस बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62 की खिलाफवर्जी करने पर नाअहल करने की दरख्वास्त की है। इस मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए हमने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मौक़िफ़ मालूम करने के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।